तो गाइस ये कहानी बेरिल नाम के एक आदमी का है जो अपना पूरा जिंदगी बच्चों को तलवारबाजी सिखाने में बिता देता है। लेकिन एक दिन उसके स्टूडेंट्स एक पिघलते हुए वॉल्केनो के अंदर फंस जाते हैं और उसके बाहर ही ज़ीनोग्रेबेल नाम का एक खतरनाक मॉन्स्टर उस केव का प्रोटेक्शन कर रहा होता है। तो अब क्या बेरिल, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं किया है, वो एकदम से इस लेजेंडरी मॉन्स्टर का सामना कर पाएगा? तो गाइस कहानी की शुरुआत में हम बेरिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कई सारे बच्चों को स्वॉर्ड्समैनशिप का ट्रेनिंग दे रहा होता है। लेकिन वो मन में कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को ट्रेनिंग देने में बिता दी है और उसका खुद का स्किल उसके स्टूडेंट से बस थोड़ा सा ही बेटर है और इसके अलावा उसने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। लेकिन इसके बाद बाहर ट्रेनिंग करने के दौरान उसके फादर कहते हैं कि अरे अभी तो तुम्हारी बहुत उम्र हो चुकी है, अभी भी बच्चे करने का कोई इरादा नहीं है क्या? बेरिल कहता है कि मैं इतने सारे बच्चों को हमेशा ट्रेनिंग देने में बिजी रहता हूँ, तो मैं अपने लिए लड़की कब ढूंढूं? अरे तुमने इतने सारे लड़कियों को ट्रेनिंग दे रखा है तो उनमें से ही किसी को शादी कर लो ना। लेकिन इसे सुनकर बेरिल थोड़ा सा नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद खाना खाने के दौरान बेरिल की मदर भी कहती है कि अरे हमारा भी तो कभी कभार मन करता है बच्चों को गोदी में लेने का, तुमने कुछ सोचा है कि नहीं? फादर भी कहते हैं कि मैं तो रोज रोज इसे बोल के थक गया, अब तुम ही समझाओ इसे। लेकिन तभी यहाँ पर अलुसिया सिर्टस नाम की एक लड़की पहुँच जाती है जो की एक टाइम पर बेरिल की स्टूडेंट हुआ करती थी और वो इस टाइम पर नाइट कमांडर बन चुकी है। और तो बताती है कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप की इंस्ट्रक्टर भी बन चुकी है और उन्हें एक और इंस्ट्रक्टर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बेरिल का भी नाम सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन तेरी फादर उस लेटर को देखकर कहते हैं कि इसमें तो किंग का सिग्नेचर है, मतलब हम इसे नहीं मानते हैं तो हमें सजा मिलने वाला है, जिस वजह से बेरिल वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और तेरी फादर कहते हैं कि वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की भी ढूंढ लेना, एकदम अलुसिया की तरह। लेकिन तेरी बेरिल कहता है कि उसके जैसी सुंदर लड़की मुझ जैसे बूढ़े को थोड़ी ना पसंद करेगी। लेकिन अलुसिया मन में कहती है कि मुझे तो बड़े लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद कैपिटल में जाते टाइम बेरिल नोटिस करता है कि एलुसिया के पास अभी भी वही शॉट होता है जो वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हर एक स्टूडेंट को देता है। और इसे देख कहता है कि तुम तो अभी नाइट कमांडर बन चुकी हो, तो तुम्हारे पास ये बेकार का शॉट नहीं होना चाहिए। लेकिन एलुसिया कहती है कि ये शॉट तो आपने मुझे दिया है, तो ये बेकार कैसे हो सकता है, ये दुनिया का नंबर 1 शॉट है। जिसे सुनकर बेरिल सोचता है कि शायद ये शॉट उसके दिल के बहुत ही करीब जा चुका है। जिसके बाद वो दोनों बोल्टेन शहर में पहुंच जाते हैं। लेकिन इतने रात में भी इतने रोशनी को देखकर बेरिल सोचता है कि यहाँ पर रात में लोग सोते नहीं है क्या? जिसके अगले दिन बेरिल सारे स्टूडेंट के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है। और इसके बाद अलुसिया बताती है कि बेरिल को यहाँ पर सिर्फ महीने में 3 या 4 बार ही आना पड़ेगा, जिससे उनके असली डोजो में भी पढ़ाई का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ पर करूनी नाम की एक लड़की पहुँच जाती है, जिसे देखकर बेरिल भी बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि असल में करूनी भी एक टाइम पर बेरिल की स्टूडेंट हुआ करती थी और वो बताती है कि वो जल्दी ही एक नाइट बनने वाली है। लेकिन इसके बाद जब बेरिल अपने घर में जाता है, वो देखता है कि रेनरेड नाम का एक लड़का अपने वाइफ के साथ उसके घर में होता है और ये भी असल में बेरिल का एक पुराना स्टूडेंट होता है। और तभी रेनरेड बताता है कि वो प्लेटिनम रैंक का एडवेंचरर हुआ करता था, लेकिन अब उसने अपने काम को छोड़ दिया है और अब से वो हमारे डोजो को संभालने वाला है। जिस सुनकर फादर कहते हैं कि तो अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो जब तक तुम्हारे हाथ में बच्चा नहीं आ जाता अपना मुंह मत दिखाना। और इसी तरीके से बेरिल को उसी के घर से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो अलुसिया के साथ मिलकर अपने लिए एक नया घर ढूंढने लगता है। लेकिन तभी अलुसिया कहती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मेरे घर में मेरे साथ रह सकते हैं। लेकिन बेरिल कहते हैं कि अरे नहीं, मैं तो तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी यहाँ पर सुरेना नाम की एक लड़की पहुँच जाती है और अलुसिया से कहती है कि तुम इस कड़कती धूप में इस बुढ़े के साथ घूम रहे हो, लगता है तुम्हें अपनी औकात पता चल चुकी है। लेकिन वो बेरिल के शक्ल को देखने के साथ ही उनसे माफी मांगने लगती है और हमें पता चलता है कि एक टाइम पर बेरिल ने सुरेना का लाइफ बचाकर उसे ट्रेनिंग दिया था। और तभी बेरिल भी उसे पहचान जाता है और सुरेन इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन तभी अलुसिया कहती है कि मैं मास्टर को यहाँ पर घर दिखाने के लिए लाई हूँ, तो तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन सुरेना कहती है कि तुम्हें घर के बारे में पता है क्या है, मैं मास्टर को एक ऐसा घर दिखा दूंगी जिसे देखकर उनके तोते उड़ जाएंगे। जिसके बाद बेरिल को एक अच्छा घर मिल जाता है और इस घर के लिए वो उन दोनों को ही शुक्रिया अदा कर लेता है। अब इसके बाद कैपिटल में हम देखते हैं कि ड्राउट नाम का एक बंदा अपने स्पेशल टेक्निक का यूज करके अपने ओपोनेंट के स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। जिसके बाद वो बेरिल के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं आपको बेइज्जत नहीं करना चाहता, लेकिन अब क्योंकि आप इस लिबरियन ऑर्डर का मास्टर बन चुके हो, मुझे देखना है कि आपके अंदर कितना ताकत है और इस चीज के लिए मैं आपके साथ एक डुओ करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही यहाँ पर डुओ के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद ड्राउट कहता है कि एलुसिया ने इमोशनल होकर आपका नाम यहाँ पर सिलेक्ट तो
कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो और मैं इसी चीज को यहाँ पर प्रूफ कर दूंगा। अब बेरिल इसे सुनकर सोचता है कि ये लड़का यहाँ पर सही कह रहा है, लेकिन अब एलुसिया की इज्जत उसके हाथ में आ चुका है और वो किसी भी कीमत पर एलुसिया को शर्मिंदा नहीं कर सकता। जिसके बाद उन दोनों के बीच में स्वॉर्ड बैटल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बेरिल मन में सोचता है कि इस लड़के का स्पीड तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसके टेक्निक उतने भी खास नहीं है। लेकिन तभी बेरिल अपने टेक्निक से उस लड़के के हाथ पे मार देता है, लेकिन इसे देखकर सब लोग यहाँ पर शॉक होते हैं क्योंकि ऐसा टेक्निक यहाँ पर किसी को भी सिखाया नहीं गया है। अब इसके बाद ड्राउट यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा गुस्से के साथ फाइट कर रहा होता है और एक सही टाइम को देखने के साथ ही अपने सीक्रेट अटैक का यूज कर लेता है, लेकिन असली सही मौके पर बेरिल उसके पीछे जा चुका होता है और से पीछे से धप्पा कर देता है। अब इस चीज को देखकर सारे लोग बेरिल की यहाँ पर तारीफ कर रहे होते हैं और ड्राउट तो यहाँ पर बेरिल का दीवाना ही हो जाता है। जिसके बाद वो खुशी के मारे यहाँ पर एक पार्टी को ऑर्गेनाइज कर देता है और बेरिल के पावर को पहले ना समझने के लिए माफी भी मांग लेता है, लेकिन बेरिल कहता है कि इसमें माफी मांगने की क्या बात है, तुमने अपने मास्टर के ऊपर शक किया है जो कि सबसे अच्छी बातों में से एक है। अब इसके अगले दिन जब दो बच्चे स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी बेरिल उनके पास जाके बताता है कि देखो, जब तुम स्वॉर्ड से फाइट कर रहे हो तो तब तुम्हारे ओपोनेंट का पूरा ध्यान तुम्हारे स्वॉर्ड पर होता है, तो इस टाइम पर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। अब ये चीज तुम्हारे ओपोनेंट को पता तो नहीं चलेगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी बेरिल के बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं, जिस वजह से वो सोचता है कि उसने अपने पहले बैटल को ही बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर लिया था, इसलिए शायद सब लोग उसके बातों पे इतना ध्यान दे रहे हैं। और तभी यहाँ पर करुणी पहुंच जाती है और कहती है कि मास्टर, अगर आज आप फ्री हो तो मैं आपको पूरा गांव घुमा दूंगी। और बेरिल को कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता है तो वो इसके लिए राजी हो जाता है। अब इसके बाद हमें उस टाइम को दिखाया जाता है जब एलुसिया पहली बार बेरिल के पास आती है और पहली नजर में ही एलुसिया को ऐसा लगता है कि आदमी दिल से बहुत ही अच्छा है। जिसके बाद एलुसिया का ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और साथ ही में उसे घर के ऊपर चढ़ना, पत्थरों को उठाना, लकड़ियाँ काटना, बड़े बड़े जंप करना और रनिंग के टेक्निक सिखाए जाते हैं। और ऐसे करते करते एलुसिया के 1.5 साल बीत जाते हैं और वो इन सारे कामों में धीरे धीरे मास्टर बन रही होती है, जिसका मतलब है कि अब टाइम आ चुका है जब एलुसिया को फाइट भी करना पड़ेगा। लेकिन एलुसिया के पहले अटैक के बाद ही बेरिल उसके हाथ में मार देता है। अब एलुसिया ने यहाँ पर भले कुछ खास तो नहीं किया है, लेकिन बेरिल हमेशा हर किसी का तारीफ करता रहता है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही उनका कंपटीशन एक दूसरे डोजो से होता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा ट्रेनिंग ना होने के बावजूद भी एलुसिया बहुत ही आसानी से जीत जाती है। और उसके बाद रेनरेड भी यहाँ पर बैटल करने के लिए जाता है और ये वही बंदा है जो बेरिल के डोजो को इस टाइम पर संभाल रहा है। लेकिन इसके बाद यहाँ से जाते टाइम एलुसिया बेरिल से कहती है कि हमारे डोजो के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी जीत चुके हैं और आपने भी प्रैक्टिस मैच में उनके डोजो के मास्टर को हरा दिया था, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उनसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? लेकिन बेरिल कहता है कि शायद आज हमारा दिन अच्छा था और वैसे भी फर्क नहीं पड़ता कि हम जीतते हैं या हारते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि हम क्या सीखते हैं। लेकिन तभी एलुसिया को याद आता है कि वो अपनी हेयर क्लिप उसी डोजो में भूल कर आई है, जिस वजह से वो उसे लेने के लिए जाने लगती है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद सारे लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे इस बैटल के दौरान अटैक करना मना था, इसलिए हम हार गए थे। लेकिन एक बार चलो देखते हैं कि अगर चोट लगता है तो कैसे फाइट किया जाता है। लेकिन जब वो बच्चा अटैक करने के लिए जाता है, बेरिल उसके बीच में आके खुद मार खा लेता है और तियो फटैक से कुछ बच्चों को यहाँ पर घायल कर देता है और अपने टेक्निक से बाकी बच्चों के स्वॉर्ड को ही छीन लेता है। लेकिन तभी दूसरी टीम का मास्टर भी यहाँ पर पहुँच जाता है और उनके बच्चों की इस हरकत के लिए माफी मांग लेता है। लेकिन इसके बाद यहाँ से जाते टाइम एलुसिया यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि मेरी वजह से आपको यहाँ पर चोट लगी है। लेकिन बेरिल कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गलती है, क्योंकि जब तुम पहली बार वहाँ पर जा रहे थे तभी मुझे तुम्हारे साथ चले जाना चाहिए था। लेकिन अपने मास्टर के इतने केयरिंग बातों को सुनने के बाद एलुसिया के आंखों से आंसू आने लगते हैं। लेकिन तभी बेरिल कहता है कि अरे अरे तुम्हें भूख लगी है क्या? माफ करना, मैं खाना नहीं लाया, चलो जल्दी से हम खाने चलते हैं। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग के दौरान एलुसिया फाइनली बेरिल के ऊपर हिट करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद बेरिल एलुसिया को एक स्वॉर्ड दे देता है और कहता है कि तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ बाकी नहीं है। अब एलुसिया वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो बेरिल के ऊपर कोई परेशानी भी खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और
और एक ऑर्डर एंट्रेंस एग्जाम को दे देती है, लेकिन वो वहाँ के स्टूडेंट के साथ साथ वहाँ के एक टीचर को भी हरा देती है। जिसके बाद पिछले 10 सालों में उसके कई सारे प्रमोशंस हो चुके हैं और जब वो एक नाइट कमांडर बन जाती है वो अपने मास्टर को एक इंस्ट्रक्टर बनने का रिक्वेस्ट देती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसका मास्टर सिर्फ उस गाँव में ना रहकर लाइफ में कुछ बड़ा करे। जिसके बाद वो बेरिल कैसे सिखा रही है ये देखने के लिए चली जाती है और तभी ड्राउट बताता है कि मास्टर ब्रेल तो बहुत ही अच्छे मास्टर हैं और उन्होंने स्वॉर्डमैनशिप के कुछ ऐसे डिटेल्स को भी बताए हैं जो उन्हें पहले से पता ही नहीं था। और ये भी बता देता है कि मास्टर इस टाइम पर क्यूरिनी के साथ पूरे गांव को घूमने के लिए गए हैं। दूसरी तरफ बाजार में घूमने के दौरान ब्रेल को ये जगह बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि उनके गाँव में शॉप हुआ ही नहीं करता था और यहाँ पर तो दुकान की भरमार लगी हुई है। और तभी फाइस नाम की एक लड़की यहाँ पर पहुँच जाती है और वो भी ब्रेल को मास्टर कह के पुकारने लगती है। जिसके बाद फाइस और कुरिनी को थोड़ी देर तक एक साथ देखने के बाद बेरेल को याद आ जाता है कि ये दोनों एक टाइम पर एक ही साथ ट्रेनिंग लिया करते थे। और तभी फाइस बताती है कि वो इस टाइम पर एक विजर्ड बन चुकी है, मतलब वो मैजिक टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी किसी के सामान को चुरा कर भाग रहा होता है, जिसे देख फाइस अपने स्वॉर्ड से कॉबवेब को थ्रो करके उस चोर को पकड़वा लेता है। जिसे देख बेरिल कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हम स्वॉर्ड को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फाइस कहती है कि अगर वो आपका टेक्निक हो तो वो हर जगह पे ही काम आ ही जाता है। अब इसके बाद रात में बेरिल को बहुत ही बोर हो रहा होता है, इसलिए वो अकेले ही ऐसे ही घूमने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसकी रास्ते में मुलाकात लूसी डायमंड नाम के एक लड़की से होती है और वो बताती है कि वो लेबरस किंगडम के मैजिक कॉप्स की कमांडर है। लेकिन बेरिल को तो ये किसी तरीके का मजाक लगता है और कहता है कि बच्चे तुम कहीं पर खो गए हो क्या, मुझे तुम्हारे मदर फादर को ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन तभी लूसी अपने फायर पावर को दिखा देती है, जिस वजह से बेरिल को यकीन हो जाता है कि ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही है। लेकिन इसके बाद यहाँ से जाते टाइम लूसी बताती है कि वो फाइस की फ्रेंड है और बताती है कि फाइस की मैजिक टेक्निक तो बढ़िया है ही, लेकिन उसके स्वॉर्ड चलाने का तरीका तो लाजवाब है, तो इसका मतलब उसके पास जरूर कोई टॉप लेवल का ही टीचर रहा होगा। लेकिन बेरिल कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तो उसको बस बेसिक लेवल के चीजों को ही सिखाया था। लेकिन तभी लुइस कहती है कि मैं डेली मैजिक का ट्रेनिंग करती रहती हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करती रहती हूँ, लेकिन सेम लोगों से बार बार फाइट करके मुझे अपने पावर का अंदाजा नहीं हो रहा है, तो इसलिए आज मैं तुम्हें चैलेंज कर देती हूँ। लेकिन बेरिल कहता है कि मैं उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे अटैक्स का सामना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लूसी कहती है कि इसका पता तो फाइट करने के बाद ही चलेगा। जिसके बाद वो बेरिल के ऊपर एम्बर अटैक कर रही होती है, लेकिन बेरिल इसे आसानी से डॉज कर रहा होता है और तभी वो एक बड़े से फायरबॉल को भी थ्रो कर देती है, जिसे भी बेरिल डॉज कर लेता है। लेकिन इसके बाद वो जाइंट आइस बॉल्स को फेंकती है, जिन्हें बेरिल काटने लगता है। लेकिन तय पता चलता है कि लूसी अपने फायरबॉल्स को कंट्रोल भी कर सकती है। लेकिन इनसे बचने के दौरान बेरिल सोच रहा होता है कि वो लूसी को तलवार से तो नहीं मार सकता है, जिस वजह से वो अपने स्वॉर्ड के हैंडल से लूसी को मारने के लिए जाता है। लेकिन लूसी अपने आसपास आग लगा देती है। लेकिन इसके बाद लूसी अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को तैयार करने लगती है और बेरिल इसके पास रहते ही फील कर पाता है कि अगर ये अटैक उसको लग जाता है तो उसका काम तो यहाँ पर तमाम हो ही जाएगा। लेकिन तभी लूसी यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि माफ करना, मैं इतने खतरनाक अटैक को तुम्हारे ऊपर नहीं कर सकता। जिसके बाद बेरिल लूसी का शुक्रिया अदा कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे साथ बैटल करके आज मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिली है। जिस पर लूसी कहती है कि कभी कभार मेरे मैजिक इंस्टीट्यूशन में आना, वहाँ पर तुम्हें और भी काफी सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बाद इंस्टीट्यूट में जाते टाइम उसका मुलाकात फाइस से हो जाता है और तभी फाइस बेरिल को एक पोशन दे देती है और कहती है कि सुबह जो हुआ था ये उसके माफी के तौर पर है। लेकिन बेरिल कहता है कि लूसी के साथ फाइट करके मुझे तो अच्छा ही लगा था। लेकिन इसके बाद बेरिल का सुरेना और एलुसिया के साथ एक मीटिंग होता है, जहाँ पर वो बताते हैं कि बेरिल को गिल्ड मास्टर की तरफ से एक ऑफर आया है, जहाँ पर वो चाहे तो नए स्टूडेंट्स को डंजन में ले जाकर उनकी ट्रेनिंग करवा सकता है। लेकिन तभी बेरिल को याद आता है कि वो बस एक बार डंजन में गया था और उसके बाद मार खा के वापस भी आ गया था, जिस वजह से बेरिल का उस डंजन में जाने का मन नहीं करता है। लेकिन इसके लिए उसे गिल्ड मास्टर के साथ बात करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर जाकर बेरिल देखता है कि लूसी भी यहाँ पर मौजूद होती है और वो बताती है कि वो गिल्ड मास्टर की बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन आज वो यहाँ पर सिर्फ बेरिल से मुलाकात करने के लिए आई है। लेकिन तभी गिल्ड मास्टर बेरिल को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है और मुझे पता है कि तुम इस डंजन को बहुत ही आसानी से क्लियर कर लोगे। लेकिन तभी गिल्ड मास्टर का असिस्टेंट मीगन कहता है कि बेरिल स्वॉर्ड चलाने में तो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो शायद डंजन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन इस चीज का हम टेस्ट कर सकते हैं अगर सुरेना और बेरिल के बीच में एक डुओ हो जाता है तो। लेकिन तभी सुरेना अपने पास्ट को याद करने लगती है जब वो अपने फैमिली के साथ कई सारी सब्जियों को ट्रेवल करवा रही होती है। लेकिन तभी
तभी उनके गाड़ी में एक अजीब तरीके का मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिस वजह से सुरेना पानी में गिर जाती है, जिसके थोड़े टाइम बाद बैरल उसे उठा लेता है। और ये पहला टाइम था जब सुरेना ने बैरल को देखा था। जिसके बाद सुरेना को बैरल के घर में रेस्ट करने के लिए रखा जाता है और सुबह सुरेना को अच्छा खासा खाना भी दिया जाता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब सुरेना फिर से नींद से उठती है, वो देखती है कि बैरल यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रही होती है। जिसके बाद बैरल उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों पूरा दिन ही इसी स्वॉर्ड का प्रैक्टिस करने लगते हैं। जिसके बाद सुरेना बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आती है और बैरल यहाँ पर बिना कुछ सोचे ही सुरेना को ज्वाइन भी करवा लेता है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद बैरल को एक ऐसा फैमिली मिल जाता है जो सुरेना को अपने साथ रखना चाहते हैं और सुरेना उनके साथ चली भी जाती है, क्योंकि वो बैरल को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती है। अब इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब सुरेना गोल्ड रैंक की एडवेंचरर बन चुकी है और इतनी जल्दी गोल्ड रैंक का एडवेंचरर बनने की वजह से उसका पार्टनर यहाँ पर उसकी बहुत तारीफ कर रहा होता है। लेकिन तभी कई सारे लुटेरे आकर उन सभी को खेल लेते हैं, लेकिन सुरेना कुछ ही सेकंड के अंदर उन सभी का खेल खत्म कर देती है और उन्हें हराने के बाद मन में कहती है कि वो सिर्फ 2 रीजन की वजह से एडवेंचरर बनी है। पहला, जो चीज उनके साथ हुआ है वो नहीं चाहती है कि वो किसी और के साथ भी हो, और दूसरा, उसके मास्टर ने उसे इतना कुछ सिखाया है, इसलिए वो अपने मास्टर का नाम रोशन करना चाहती है। लेकिन इसके बाद हमें 20 साल बाद यानी कि प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुरेना और बैरल्स के बीच में फाइट होने वाला है। जिसके बाद वो दोनों ही बैटल यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर सुरेना अपने डबल स्वॉर्ड से अटैक किए जा रही होती है और बैरल अपने सिंगल स्वॉर्ड से उन्हें डॉज कर रहा होता है। लेकिन सुरेना को इस फाइट के रिजल्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे इतने सालों बाद अपने मास्टर से फाइट करने का मौका मिल रहा है, सिर्फ इतना सोच के ही वो बहुत खुश होती है। और बैरल भी यहाँ पर नोटिस करती है कि सुरेना का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है और इतनी देर तक फाइट करने के बाद भी वो बिल्कुल भी थक नहीं रही है। इसका मतलब है कि सुरेना ने इतने सालों तक बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है और कभी भी अपने ट्रेनिंग को ठुकराया नहीं है। लेकिन फिर भी बैरल को एक कमजोर जगह दिख जाता है, जिसके बाद वो सुरेना के हाथ पे वार करके उसके तलवार को गिरा देती है और पैर पे एक लात मार के उसको पूरा ही गिरा देती है। अब इसके बाद ये बैटल यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन तभी मेगन यहाँ पर बैरल के ऊपर शक करने के लिए माफी मांग लेता है। लेकिन बैरल कहता है कि कोई बात नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने इतने पुराने स्टूडेंट के साथ फाइट करने का दोबारा से मौका मिला है। और तभी बैरल सुरेना को भी बताती है कि तुम्हें अपने लेफ्ट हैंड को भी राइट हैंड की तरह स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। और सुरेना भी इस चीज से एग्री कर लेती है और कहती है कि वो भी कल हमारे साथ डंजन में जाना चाहती है। अब हमें पता चलता है कि डंजन में हमारे साथ सिर्फ 3 पार्टनर्स ही जाने वाले हैं, जिनमें से इस बंदे का नाम है सार्ली कैट, इस मोहतरमा का नाम है नीड्री और इस बंदे का नाम है पोर्टा। अब इसके बाद केव में आगे बढ़ते टाइम वो बच्चे मॉन्स्टर्स को पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं और एक ही अटैक में उन मॉन्स्टर को खत्म भी कर देते हैं। जिसके थोड़े टाइम बाद वो सभी उस केव से बाहर आने लगते हैं और सभी को ऐसा लगता है कि आज का दिन तो बहुत ही आसान गया है। लेकिन तभी बाहर निकलते टाइम एक बर्ड पोर्टा को पकड़ लेता है। लेकिन तभी सुरेना कहती है कि इसे जीनो ग्रेबल कहा जाता है और शायद इसी की वजह से केव के अंदर इतने ज्यादा मॉन्स्टर नहीं थे। तभी बैरल मन में सोचता है कि मैंने सोचा था आज मुझे फाइट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लगता है कि आज मेरा दिन ही खराब है। लेकिन तभी बैरल सोचते है कि वो पोर्टा को बचाने के लिए जाएंगे और उतने टाइम में सुरेना इस जीनो ग्रेबल का खेल खत्म कर देगी। लेकिन सुरेना पहले ही पोर्टा को बचाने के लिए चली जाती है, जिस वजह से बैरल को ही इस जीनो ग्रेबल का सामना करना पड़ता है। अब थोड़ी देर ऐसे ही बैटल करने के बाद बैरल नोटिस करता है कि सुरेना पोर्टा को लेकर केव के अंदर जा चुकी है। लेकिन बैरल मन में सोचता है कि उसे सुरेना को थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा। और तभी वो नोटिस करते हैं कि जीनो ग्रेबल के पंजे तो पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन तभी वो जीनो अपने पूंछ से अटैक करता है, लेकिन बैरल उसके पूंछ को ही काट देता है। जिसके बाद जीनो गुस्से में आकर फायरबॉल को थ्रो करने लगता है और इसके बाद एक टैकल अटैक कर देता है, जिससे तो ये पूरा जंगल ही कांप उठता है। लेकिन इतने में बैरल उस जेनो के पीठ पे चढ़ चुका होता है, जिस वजह से जेनो आसमान में अपने फुल तेजी से उड़ने लगता है और बैरल को गिराने का कोशिश करता है। लेकिन बैरल अपनी जगह से टस से मस्त नहीं होता है, जिस वजह से जेनो उसे जमीन के पास लाकर नीचे गिरा देता है। लेकिन इसके बाद जेनो एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करता है, जिस वजह से आसपास के जगह का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है और सारी चीजें यहाँ तक कि पत्थर भी पिघलने लगते हैं। जिसके बाद जेनो फिर से आग के गोले को फेंकने लगता है और बैरल यहाँ पर सिर्फ उनको डॉज कर रहा होता है। लेकिन तय पता चलता है कि इतने ज्यादा गर्मी की वजह से अंदर का पूरा केव ही पिघलने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर के जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी चिल्लाने लगते हैं। जिसे सुनकर बैरल सोचता है कि वो यहाँ पर अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता है और तभी तेजी से जाकर उस जेनो के आंख में तलवार को घुसा देता है। लेकिन इसके बाद बैरल का स्वॉर्ड तो टूट चुका होता है और जेनो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। लेकिन तभी सुरेना पहाड़ के ऊपर से जंप करके एक ही अटैक में इस जेनो का खेल खत्म कर देती है। अब इसके बाद बैरल
सुरेना के मदद के लिए शुक्रिया अदा कर लेती है और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों बच्चे भी यहाँ पर सेफ होते हैं। लेकिन तभी सुरेना बेरिल के स्वॉर्ड को भी देख लेती है और कहती है कि माफ करना, मैं यहाँ पर टाइम से नहीं आ पाई और इसी वजह से आपका इतना बेशकीमती स्वॉर्ड टूट गया। अभी जेनो को मारने की वजह से गिल्ड मास्टर बेरिल और सुरेना का बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और बेरिल को एडवेंचरर गिल्ड में भी घुसने के लिए कहते हैं, लेकिन बेरिल कहता है कि इसमें उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद सुरेना फिर से बेरिल की तारीफ करने लगती है और कहती है कि आपकी वजह से ही मैं इतने बड़े मॉन्स्टर को आज मार पाई हूँ। लेकिन बेरिल यहाँ पर सुरेना का ही तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जैसा स्टूडेंट मेरे पास था, ये जानकर ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। जिसे सुनकर सुरेना को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं और सोचती है कि काश वो फिर से अपने उसी टाइम में जाकर जी पाती। अब इसके अगले दिन बेरिल एलुसिया और कुरूनी के साथ अपने लिए एक नया स्वॉर्ड लेने के लिए जा रहे होते हैं और तभी बेरिल मन में सोचता है कि मेरी वजह से आज इन दोनों का कितना काम रुक गया होगा। लेकिन एलुसिया तो सोच रही होती है कि उस सुरेना की वजह से मुझे अपने मास्टर के साथ फाइट करने का मौका नहीं मिला और इस कुरूनी ने पहले ही मास्टर को पूरा गाँव दिखा दिया है, तो अब मैं इस मौके को मिस नहीं कर सकता। और कहती है कि मास्टर आज तो मैं आपको सबसे बढ़िया स्वॉर्ड दिलाकर ही रहूंगी। अब इसके बाद वो सभी ब्लैक स्मिथ में पहुंच तो जाते हैं और तभी उस ब्लैक स्मिथ का ओनर यानी कि बॉल्डर और बेरिल एक दूसरे को पहचान जाते हैं। जिसके बाद बेरिल बताता है कि बॉल्डर उसका पहला स्टूडेंट था जो उससे उम्र में बड़ा था और वो उसके डोजो में तलवारबाजी सिर्फ इसलिए सीखने के लिए गया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि एक स्वॉर्ड्समैन को कैसा स्वॉर्ड पसंद आता है। अब इसके बाद सुरेना अपने स्वॉर्ड को दिखा देती है और कहती है कि वो इसे फिक्स करना चाहती है, लेकिन बॉल्डर बताता है कि इसका कोना टूट चुका है और वो चाहकर भी इस चीज को फिक्स नहीं कर सकता है। लेकिन तभी बेरिल और बॉल्डर को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो क्यूरेना से पूछ लेते हैं कि उसे अपना स्वॉर्ड कैसा लगता है। कुरेना बताती है कि उसे अपना स्वॉर्ड बहुत ही हल्का और तेज लगता है, लेकिन बेरिल कहता है कि ये चीज तो ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारा स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ में भारी लगना चाहिए। जिसके बाद वो क्यूरेना को एक बड़ा सा स्वॉर्ड दे देते हैं और क्यूरेना को ये स्वॉर्ड ज्यादा भारी भी नहीं लगता है और ज्यादा हल्का भी नहीं लगता है। जिसके बाद बेरिल यहाँ पर अपने खुद के लिए भी किसी स्वॉर्ड को देखने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर सुरेना भी पहुंच जाती है और अपने साथ जेनो के एक लेग को भी लेकर आती है और कहती है कि मेरी वजह से मास्टर का स्वॉर्ड टूट चुका है और इसी चीज का प्रायश्चित करने के लिए वो जेनो के पैर से बने स्वॉर्ड को अपने मास्टर को गिफ्ट करना चाहती है। अब बेरिल तो कहते हैं कि वो इतने अनोखे तोहफे को अपने स्टूडेंट्स से नहीं ले सकते हैं, लेकिन सबके बहुत ज्यादा फोर्स करने की वजह से बेरिल यहाँ पर राजी हो जाते हैं। और तभी बॉल्डर बता देता है कि इस स्वॉर्ड को बनाने में उसे 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, तो तब तक उन्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद बेरिल कुरूनी को बड़े स्वॉर्ड्स को कैसे चलाते हैं वो सिखाने लगते हैं। अतः वो बताते हैं कि तुम स्वॉर्ड के बीच की इस जगह को भी टच कर सकते हो जिससे तुम्हारा मूवमेंट का स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और ये भी बताते हैं कि तुम्हें अपने स्वॉर्ड को कंधे के बराबर रखना है जिससे इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होगा। अब इसके बाद बेरिल रात में थोड़ा सा जूस पी लेते हैं और यहाँ से जाते टाइम सोचते हैं कि उन्हें कितने बढ़िया स्टूडेंट्स मिले हैं जो उनका इतना ज्यादा ख्याल रखा करते हैं। लेकिन तभी एक लड़की बेरिल के पैसे को चुराने जाती है, लेकिन बेरिल उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो लड़की एक ब्लास्ट करके इस जगह से चली जाती है और बेरिल को यहाँ पर उस लड़की का छोड़ा हुआ एक नेकलेस मिल जाता है। दूसरी तरफ वो बच्ची अपने बेस में जाकर सारे पैसों को दे देती है, लेकिन तभी उनका मास्टर कहता है कि आजकल तुम ज्यादा पैसे नहीं ला रहे, काम करना बंद कर दिया है क्या। अब वो बच्ची इन सारी बातों में उतना ध्यान तो नहीं देती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसका नेकलेस यहाँ पर गायब होता है। अब इसके अगले दिन बेरिल और ड्राउट एक साथ स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस हो जाने के बाद बेरिल कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में तुम मुझे हरा दोगे। जिसके बाद वो दोनों कुरूनी के अलग तरीके के स्वॉर्ड के चलाने को भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद ड्राउट कहता है कि आजकल रात में एक टीम बहुत ज्यादा चोरी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। जिसे सुनकर बेरिल को रात का इंसिडेंट याद आने लगता है, जिस वजह से वो कल वाले लॉकेट को निकाल लेता है। लेकिन कुरूनी और ड्राउट को ऐसा लगता है कि असल में एलुसिया के लिए एक गिफ्ट है, लेकिन बेरिल बता देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कल रात के इंसिडेंट को सुना देता है। लेकिन उन दोनों को ये चीज बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि बहुत ही कम लोग ही होते हैं जो मैजिक का यूज कर सकते हैं, और जो मैजिक का यूज कर पाते हैं वो मैजिक एकेडमी में जाकर बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन तभी ड्राउट को ऐसा लगता है कि शायद उसके पास कोई मैजिक आइटम हो सकता है, लेकिन मैजिक आइटम्स बहुत ही महंगे होते हैं, तो शायद उसने मैजिक आइटम भी कहीं से चुराया होगा। अब बेरिल तो यहाँ पर समझ नहीं पाता है कि उसे इस अंगूठी का क्या करना चाहिए। जिस पर ड्राउट कहता है कि नीचे एक हेडक्वार्टर है जहाँ पर खोए हुए चीजों को संभालने का भी काम किया जाता है। जिसे जानने के बाद बेरिल तुरंत ही उस अंगूठी को जमा कर देते हैं। लेकिन यहाँ से जाते टाइम वो देखते हैं कि एक लड़की किसी चीज को तो यहाँ पर ढूंढ रही होती है, जिस वजह से बेरिल उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हारा ही
कोई अंगूठी खो गया है क्या? जिसे सुनकर वो लड़की तुरंत ही बेरिल के ऊपर चढ़ने लगती है और कहती है कि जल्दी से वापस करो मुझे। बेरिल कहता है कि अभी वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसे हेडक्वार्टर में जमा कर दिया है, लेकिन चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ जिससे वो अंगूठी तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसे सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा गुस्से में लगती है। अब बेरिल यहाँ पर उस पेंडेंट को लेकर पहुँच तो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर अलुसिया भी पहुँच जाती है, जिसके बाद वो तीनों कैसल के अंदर पहुँच जाते हैं और बेरिल बता देता है कि असल में वही लड़की है जिसने पिछले दिन उसके सामान को चुराने का कोशिश किया था। लेकिन वो लड़की कहती है कि भूलो मत, इस राज्य का रूल है कि हम सिर्फ चोरी करने के दौरान ही किसी को पकड़ सकते हैं। जिसे सुनकर अलुसिया कहती है कि तुम एक नाइट कमांडर के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकते, और वैसे भी अगर तुम्हें मैजिक का यूज करना आता है तो तुम्हारा एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। और बेरिल भी बताते हैं कि तुम हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हम तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस पर वो लड़की बता देती है कि उसकी बहन असल में गुजर चुकी है, लेकिन अगर वो 5 मिलियन डॉग्स को इकट्ठा करके एक आदमी को देता है तो उसके बहन को जिंदा कर सकता है। जिसे सुनकर एलुसिया यहाँ से चली जाती है और बेरिल उस लड़की के लिए कुछ खाने को लेकर आता है। जिसके बाद बेरिल बताते हैं कि मैं एक नॉर्मल सीधा साधा इंसान हूँ, इसके बावजूद मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा केयर किया जाता है, और अब क्योंकि एलुसिया भी तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ही होने वाला है। जिसके बाद वो उसका नाम भी पूछ लेती है, जिस पर वो लड़की बताती है कि उसका नाम मीवी है। लेकिन तभी यहाँ पर लूसी पहुँच जाती है और कहती है कि मेरा नाम लूसी डायमंड है और मैं मैजिक नाइट ग्रुप की कमांडर हूँ। मीवी कहती है कि तुम तो बस एक बच्ची हो तो तुम कमांडर कैसे हो सकती हो। लेकिन तभी मीवी एक कप में आग लगा देती है और कहती है कि अब तुम्हें यकीन हुआ क्या? मीवी से देखकर थोड़ा सा हैरान तो होती है, लेकिन तभी लूसी कहती है कि हमारे यहाँ पर विजिट की बहुत कमी है तो तुम यहाँ पर विजिट के तौर पर ज्वाइन कर सकते हो। मीवी कहती है कि मैं जिंदगी भर के लिए यहाँ पर विजिट बन जाऊंगी तो क्या मुझे 5 मिलियन डॉग्स मिल सकते हैं? लूसी कहती है कि अलुसिया ने मुझे पूरी कहानी बता दी है, लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं कि रेजरेक्शन जैसा कोई भी मैजिक नहीं होता है। मीवी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने मेरे आंखों के सामने मेरे बहन के हाथ को उठाया था। लूसी कहती है कि मानो या ना मानो, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी मैजिक के बारे में पढ़ाई करने में बिता दी है और मुझे पता है कि मरे हुए आदमी को जिंदा करने वाला कोई भी मैजिक नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि उसने इतने टाइम तक तुम्हारे मरे हुए बहन का इस्तेमाल किया है और मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज का बदला लेना ही चाहिए, तो बताओ उसका नाम क्या है? जिस पर मीवी बता देती है कि उसका नाम ट्वाइलाइट है। जिस पर बेरिल कहता है कि हमें तुरंत ही वहाँ पर चले जाना चाहिए। जिसके बाद बेरिल और लूसी मिलकर मीवी के साथ जाने लगते हैं, लेकिन वो अलुसिया को अपने साथ नहीं ले जाते हैं क्योंकि उसको हर कोई पहचानता है। अब वहाँ पर पहुँचने के साथ ही लूसी एक धमाका करके वहाँ के गेट को तोड़ देती है और तभी एक बंदा मीवी को मारने के लिए आता है, लेकिन बेरिल उसे अपने वुडन स्वॉर्ड से घायल कर देता है। अब यहाँ पर और भी कई सारे एनिमीज होते हैं जिन्हें बेरिल अपने वुडन स्वॉर्ड से ही आसानी से खत्म कर रहा होता है। दूसरी तरफ मीवी अकेले ही ट्वाइलाइट के रूम की तरफ जाने लगती है और ट्वाइलाइट से मिलने के बाद कहती है कि क्या तुम वही छिछोरे हो जो मरे हुए इंसान को जिंदा करने का दावा करते हो और इस दावे से छोटे बच्चों को चोरी करने पे मजबूर करते हो? ट्वाइलाइट इसे सुनकर अपने मैजिक आइटम की मदद से लूसी को हवा में उड़ाने लगता है और अपने दूसरे आइटम से लूसी के ऊपर बर्फ गिरा देता है। लेकिन लूसी को यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता है और कहती है कि तुम इन मैजिक आइटम्स की मदद से दूसरों को जिंदा करने का नाटक करते हो, है ना? और इतना कहकर वो विंड अटैक से ट्वाइलाइट को घायल कर देता है। जिसके बाद लूसी बाहर आके देखता है कि बेरिल ने सारे लोगों को खत्म कर दिया है। जिसके बाद लूसी ट्वाइलाइट को भी यहाँ पर लेकर आती है और कहती है कि अगर तुम्हें और मार नहीं खाना है तो सच सच बताओ, क्या तुम मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हो? जिस पर ट्वाइलाइट बता देता है कि ऐसा कोई भी मैजिक नहीं होता है। जिसे सुनकर मीवी तो यहाँ पर टूट जाती है और कहती है कि मेरे बहन के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। और वो देखती है कि उसके बहन के कॉफिन में उसका बहन का बॉडी भी नहीं होता है, जिस वजह से वो समझ नहीं पाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। बेरिल कहता है कि इस दुनिया में और भी कई सारे लोग हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहता है, तो तुम्हें बस उन पर भरोसा करना है। जिसके बाद मीवी की जिम्मेदारी फिलहाल लूसी ले लेती है और ट्वाइलाइट के पूरी टीम को कैद करके यहाँ से ले जाया जाने लगता है। लेकिन कोई तो एक आदमी यहाँ पर मैजिक पावर का यूज करता है, जिस वजह से ट्वाइलाइट यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमें सेलियन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और उसके सामने काफी सारे डेड बॉडीज होते हैं। जिसके बाद वो अपने पार्टनर से पूछता है कि तुमने सही टाइम पर ट्वाइलाइट को मार दिया था या नहीं, क्योंकि अगर ट्वाइलाइट जिंदा रहेगा तो उनका
सारा सच बाहर आ जाएगा। अब इसके अगले दिन एलुसिया बेरिल के पास जाकर कहती है कि ट्वाइलाइट ने जितने भी बॉडीज को कलेक्ट किया था वो कहाँ पर है उनमें से किसी को पता नहीं है, और ट्वाइलाइट के अंदर एक मैजिक आइटम था जिसका एक्टिवेट होने की वजह से ट्वाइलाइट इस टाइम पर मर चुका है। जिसे सुनकर बेरिल को ऐसा लगता है कि इसके पीछे किसी और का ही हाथ है। जिसके बाद बेरिल और क्रोनी बोल्डर के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि उसका स्वॉर्ड इस टाइम पर तैयार हो चुका है और ये स्वॉर्ड दिखने में सच में ही लाजवाब होता है। लेकिन यहाँ से जाते टाइम उनकी मुलाकात लूसी से हो जाती है। जिसके बाद बेरिल और लूसी के घर चले जाते हैं जो कि बहुत ही विशाल होता है। अब यहाँ पर उनकी मुलाकात स्पेन के एक प्रीस्ट से हो जाती है और हमें पता चलता है कि ट्वाइलाइट के शरीर में जितने भी मैजिक आइटम्स होते हैं उन्हें स्पेन से ही लाया गया है। अब उस प्रीस्ट का मानना ये है कि उन सारे मैजिक आइटम्स को शार्लेमॉन ने यहाँ पर लाया है और शार्लेमॉन ने ही उन सारे मैजिक आइटम्स को ट्वाइलाइट को दिया है ताकि वो इसके बदले डेड बॉडीज को कलेक्ट कर सके। बेरिल को समझ नहीं आता है कि शार्लेमॉन उन सारे बॉडीज का क्या करने वाला है। प्रीस्ट बताता है कि उनके यहाँ पर एक मिरेकल को माना जाता है जिसके हिसाब से मरे हुए आदमी को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन ये बस एक झूठी कहानी है। लेकिन शार्लेमॉन इस चीज को सच में ट्राई करना चाहता है। और तभी लूसी बताती है कि शार्लेमॉन इस टाइम पर हमारे ही राज्य में है तो उससे पूछताछ किया जाएगा, लेकिन अगर वो हमारे राज्य से निकल जाता है तो इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद प्रीस्ट कहता है कि अगर वो यहाँ से भागने का कोशिश करता है तो हम चाहते हैं कि बेरिल उसे यहाँ पर रोक ले, और इसी चीज के लिए वो बेरिल को रिक्वेस्ट भी करते हैं। जिसके बाद बेरिल यहाँ पर मीवी के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि उसकी बहन कभी भी जिंदा तो नहीं हो सकती है, लेकिन अगर उसके बहन को एक आखिरी अंतिम संस्कार मिल जाता है तो शायद इससे मीवी को खुशी हो सकती है। जिसे सोचकर ही वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब बेरिल के यहाँ से जाते टाइम उसी टाइम पर मीवी घर आ जाती है, जिस वजह से मीवी पूछती है कि जो तुम्हें खरीदना था वो तुमने खरीद लिया है क्या। जिसे सुनकर बेरिल खुश होता है और कहता है कि लगता है तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। जिसे सुनकर मीवी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे सामानों को चुराने का कोशिश किया था, तुम भूल गए हो क्या, और ऊपर से मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट क्यों किया जा रहा है और मुझे स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। बेरिल कहता है कि सारे बड़े आदमी बच्चों का ऐसे ही मदद करते हैं, लेकिन मीवी कहती है कि तुम लोग झूठे हो, आगे जाकर तुम लोग जरूर मेरा फायदा उठाओगे। जिसे सुनकर बेरिल यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मीवी बहुत ही उदास हो जाती है। अब रात में शार्लेमॉन इस जगह को छोड़कर भाग रहा होता है, जिसे देख बेरिल उसे रोकने के लिए पहुंच तो जाता है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स होते हैं। वो सारे गार्ड्स बेरिल को अलग अलग डायरेक्शन से घेर लेते हैं और यहाँ तक कि अटैक भी करने लगते हैं। तभी बेरिल दोनों के स्वॉर्ड को रोक लेता है और सोचता है कि ये स्वॉर्ड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और एक तीसरे बंदे को यहीं पर काट देता है। लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे लोग एक साथ आने लगते हैं, जिन्हें फेसल अपने मैजिक पावर से घायल कर देती है, और कुरुनी भी आकर बाकी सारे लोगों के साथ बैटल करना स्टार्ट कर देती है। और फाइट के दौरान ही वो दोनों कहते हैं कि इन सारे लोगों को हम लोग संभाल लेंगे, आपको मेन विलेन को पकड़ना चाहिए। जिसके बाद बेरिल उस चर्च के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन इतने में जो मरे हुए शरीर होते हैं वो अपने कॉफिन से बाहर आ रहे होते हैं। तभी बेरिल को एक लड़की दिख जाती है जिसके गले में भी लूसी की तरह लॉकेट होता है।